रही है क्या? अगर नहीं हो रही तो थोड़ी भाई साहब दिल्ली से ले जाओ बारिश, हम परेशान हो गए यहाँ पर, काम धाम नहीं करने देती है बारिश। चलिए फिर आज की क्लास, तो कल हमने कहाँ पढ़ा था? ह्यूमन ब्रेन पढ़ रहे थे, याद है? अच्छा कल तो कहाँ हुई क्लास? कल तो यार पता है क्या हुआ, कल मेरे को इतना तेज कमर में या तो कोई झटका लगा या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई। मेरी क्लास चल रही थी कि 2 बजे की, 2 बजे चलता है मेरा साइंस स्पेशल 14 नंबर बैच, उसमें मैं क्लास ले रही थी। जैसे ही मैंने 40 मिनट पढ़ाया उसके बाद मैं बोर्ड से ऐसे देखने लगी तो अचानक से कमर में इस हिस्से में इतना दर्द हुआ, वो नहीं बोलते नस चढ़ गया, तो नस चढ़ गई थी मेरी बहुत भयंकर तरीके से। और उसके बाद मैं कल क्लास ले ही नहीं पाई थी, फिर यही प्रॉब्लम हुआ। फिर आपका फिजिक्स का क्लास तो वही था बस। चलो आओ, नहीं हो रहा बारिश, बिहार में बहुत गर्मी है भाई साहब, ले जाओ बारिश हमारे दिल्ली से थोड़ा। सुलेखा कुमारी आपका नाम ले लिया है। चलो अब आओ सुनो बेटा, हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे। ह्यूमन ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सेरेबेलम, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा, कंप्लीट हो गया। मिड ब्रेन के फंक्शन पढ़ लिए थे। फोर ब्रेन को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। थैलेमस कंप्लीट हो गया था, हाइपोथैलेमस कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद आप बताओगे बेटा, उसके बाद हमने सेरेब्रम स्टार्ट किया था। अब सेरेब्रम में मैंने बताया था कि आपकी 4 तो लोब होती हैं और 5वें हिस्से को हिपोकैम्पस कहा जाता है। याद है ऐसे कि सेरेब्रम का ये बड़े वाला पार्ट, इसे तो कहा जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। याद होना चाहिए बेटो। अब नहीं हो रहा है तो आप में प्रॉब्लम है, टीचर में प्रॉब्लम नहीं है, मैं पढ़ा चुकी हूं चिल्ला चिल्ला के। और छोटे वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? हिपोकैम्पस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? हिपोकैम्पस कहा जाता है। इसके बारे में बात करेंगे आगे, थोड़ा रुकिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स अगेन 4 भागों में बंटा हुआ होता है। ये भाग नहीं है, इन्हें हम लोब बोलते हैं, इन्हें हम लोब बोलते हैं। ये होती है फ्रंटल लोब, फिर मैंने बताया था दूसरा कौन सा? पैराइटल लोब, तीसरा ऑसिपिटल लोब, चौथा टेम्पोरल लोब। फिर मैंने कहा था कि ये अलग अलग लोब हैं, ये अलग अलग फंक्शन करती हैं, इनके अलग अलग कार्य होते हैं। फ्रंटल लोब के बहुत सारे काम लिखवाए थे, याद है, लेकिन एक पॉइंट बताना भूल गई थी फ्रंटल लोब के बारे में। अभी बताते हैं थोड़ा सा। फ्रंटल लोब, अब बोलोगे मैम हिंदी में लिखो, तो हिंदी में बच्चों ये लो ऐसे लिख लो, फ्रंटल लोब। हाँ, कभी कभी फ्रंटल भाग लिखा हुआ होता है हिंदी में, लेकिन वो गलत है क्योंकि भाग पार्ट का हिंदी भाग होता है, फ्रंटल लोब। अब इसके क्या क्या काम बताए थे याद करो लास्ट क्लास। मैम आपने इतने सारे काम बताए थे, ठीक है, क्या क्या काम बताए थे मैंने फ्रंटल लोब के, याद करो। मेमोरी फॉर्मेशन, जब भी कहीं पर भी कोई चीज लर्न करते हो आप, तो वो मेमोरी जो बनती है वो बनती है फ्रंटल लोब में। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की शक्ति, विल पावर कैसी है आपकी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाने का काम करती है, क्रिएटिविटी, ये सारे काम किसके थे? फ्रंटल लोब के। अब बच्चों मैंने फ्रंटल लोब में एक काम बताया था कि ये आपके व्यक्तित्व विकास करवाता है, ये आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करवाता है। बिल्कुल सही बात है, ये आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करवाता है। हिंदी में बोलेंगे व्यक्तित्व विकास। हर एक इंसान की अलग पर्सनैलिटी होती है, हर एक इंसान की अलग पर्सनैलिटी होती है। मेरी अलग है, आपकी अलग है, किसी तीसरे इंसान की अलग होती है, क्योंकि हम सबकी जो फ्रंटल लोब है वो अलग अलग है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं किसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, यहां पर मैं क्या बता रही हूं, आपने एक बीमारी का नाम सुना है MPD, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, MPD, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जब किसी इंसान की फ्रंटल लोब खराब हो जाती है, जब किसी इंसान की फ्रंटल लोब डैमेज हो जाती है, उस इंसान की खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं होती है, उसकी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है। वो जैसे लोगों के साथ उठेगा बैठेगा उसकी वैसी ही पर्सनैलिटी हो जाएगी। अगर वो अच्छे लोगों की संगत में बैठा तो अच्छी, और अगर बुरे लोगों की संगत में बैठेगा तो बुरी हो जाती है उसकी। जैसे आपने एक साउथ इंडिया की मूवी है अपरिचित, देखिए आपने अपरिचित, उसमें क्या दिखाता है, कभी कभी वो इंसान इतना अच्छा होता है, कभी कभी वो इंसान इतना गंदा होता है। तो जब आपकी फ्रंटल लोब डैमेज हो जाती है तो उस इंसान की खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं होती है, जैसे लोगों के साथ बैठता है उसके अंदर 2-4 लोगों की पर्सनैलिटी आ जाती है। तो अगर वो जुआरियों के साथ बैठेगा जुआ खेलने लग जाएगा, अगर वो ऐसे लोगों के साथ बैठेगा जो पढ़ाई लिखाई करते हैं तो वो पढ़ना लिखना स्टार्ट कर देगा।
ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मल्टीपल का मतलब है बहुत सारे लोगों की पर्सनैलिटी उसने अडॉप्ट कर ली। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एमपीडी कब होता है, आप बताओगे जब फ्रंटल लोब डैमेज होती है। जब फ्रंटल लोब आपकी इसके न्यूरॉन्स काम करना बंद कर दें, या इस भाग में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसमें कोई इंफेक्शन हो गया है, तब एमपीडी हो जाता है, तब मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नामक बीमारी हो जाती है। तो ये आपकी फ्रंटल लोब के फंक्शन यहां पर खत्म हो जाते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूं। आज पढ़ेंगे हम पैराइटल लोब के बारे में कि पैराइटल लोब के क्या क्या फंक्शंस हैं, पैराइटल लोब कौन कौन सी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो लिखिएगा पैराइटल लोब के क्या क्या कार्य हैं, पैराइटल लोब क्या क्या काम करती है। जब मैं पैराइटल लोब की बात करती हूं तो इस लोब का काम होता है कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करवाना। सबसे पहला फंक्शन लिखेंगे कम्युनिकेशन। आप किसी से जब कोई बात करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं? जैसे कुछ लोगों की बहुत खराब होती हैं, कुछ लोगों की बहुत अच्छी होती हैं। कुछ लोग होते हैं वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, दो चार लोगों को देख के घबरा जाते हैं, स्टेज पे नहीं बोल पाते हैं। और हमारे नेताओं को देखो, स्टेज पर आकर इतने झूठे भाषण दे के चले जाते हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखो आप कितनी अच्छी है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहला पॉइंट ये कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसी हैं, कब किससे कैसा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं आप, वो किसकी वजह से है? वो आपकी पैराइटल लोब की वजह से है। आपकी कम्युनिकेशन पावर कैसी है वो कौन बताएगा? पैराइटल लोब बताएगा। दूसरा, इसका काम होता है लॉजिकल रीजनिंग एनालिसिस का। लॉजिकल रीजनिंग एनालिसिस का मतलब क्या है? देखो, हर जगह रीजनिंग है, शायद आप रीजनिंग पढ़ते होंगे तो आप देखते हो कि हर जगह रीजनिंग होती है। हर जगह रीजनिंग का मतलब वो वाला रीजनिंग नहीं है कि जो आप एग्जाम देकर आते हैं, उस रीजनिंग की बात नहीं कर रही हूं मैं। काइंड ऑफ कॉमन सेंस, आपका जो कॉमन सेंस है, किसी ने कोई बात कही आप आसानी से समझ गए क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। लेकिन किसी किसी को बहुत लेट समझ में आती है ना? ऐसे तो आप बताएंगे लॉजिकल रीजनिंग का मतलब है कहीं पर भी किसी जगह पर ऐसी कोई आपकी एक्टिविटी हो रही है, उसे बहुत तुरंत आपको पकड़ लेना, समझ जाना, सामने वाले की बात को बोलते ही समझ जाना। इस टाइप की जो रीजनिंग पावर है आपकी, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है कौन सी लोब? पैराइटल लोब करती है। इसके बाद इसी लोब में देखना क्या क्या स्टोर होता है। स्टोरेज ऑफ लैंग्वेजेस, यहां पर लैंग्वेज स्टोर होती हैं। जैसे हर किसी की लैंग्वेज अलग है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई राजस्थानी बोलता है, कोई बिहारी लैंग्वेज बोलता है। जैसे मैंने बोला आपका नाम क्या है, तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो उसे बिहारी में बोलोगे, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो उसे राजस्थान में बोलोगे, पंजाब से बिलोंग करते हो तो पंजाब में बोलोगे, आप पंजाबी लैंग्वेज में बोलोगे, क्योंकि वो लैंग्वेज यहां पर स्टोर है, भाषाओं का संग्रह करती है ये लोब। यहां पर क्या है? भाषाओं का संग्रहण होता है। जो भी आपने लैंग्वेज सीखी है बचपन से लेकर अभी तक, वो सारी लैंग्वेज को स्टोर करने वाला पार्ट होता है, उसी को पैराइटल लोब बोलते हैं। ऐसे ही ये क्या क्या स्टोर करता है? इट कैन स्टोर इमेजेस, इमेज स्टोर कर सकता है। ये इमेज का मतलब है आकृति। आपने पहले कोई इमेज देखी किसी की, बचपन में ही आपने अपने दोस्त की शक्ल देख ली, आज तक अपने दोस्त की शक्ल भूले ही नहीं, अपने माँ बाप की शक्ल नहीं भूल रहे हो आप, क्योंकि उनकी शक्ल, उनकी जो इमेज बनी हुई है उसके फेस के इमेजेस, या आप लिख सकते हो उनकी जो फेस की आकृति है, आकार है, वो कहां पर स्टोर है? आपके पैराइटल लोब में स्टोर है। नेक्स्ट आप बताओगे ये स्टोर करता है एड्रेस, किसी के घर का एड्रेस, किसी के घर का पता। आप गए कोचिंग सेंटर कोचिंग करने, और फिर क्या हुआ? आप कोचिंग क्लास खत्म करने के बाद अपने घर आए, तो अब अपने ही घर क्यों आए? पड़ोसियों के घर क्यों नहीं गए? या आपको कैसे पता कि ये रास्ता आपके घर जाता है? आप किसी और रास्ते पे क्यों नहीं गए? क्योंकि आपका पैराइटल लोब अभी तक अच्छा है। ये पैराइटल लोब भी बताता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, किस दिशा में जाना है। और यही बताता है डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे जाना है।
कितने डिस्टेंस पे जाऊं, किस डायरेक्शन में जाऊं कि मेरा घर आ जाए। मैं यहां से जयपुर गई क्योंकि मेरा घर जयपुर में है, तो मैं जयपुर वाले ही हाईवे पे क्यों गई, आगरा वाले पे क्यों नहीं गई? क्योंकि भैया मेरा दिमाग ठीक है। दिमाग ठीक का मतलब मेरी पैराइटल लोब ठीक है। जिस दिन मेरी पैराइटल खराब हो जाएगी ना, तो जाना चाहूंगी घर, पहुंच जाऊंगी आगरा, क्योंकि मुझे नहीं याद है मेरे घर का पता क्या है, मेरे घर की डायरेक्शन क्या है। आप जयपुर गए तो जयपुर जाके क्यों रुक जाते हो, आगे क्यों नहीं गए, अजमेर चले जाओ आप, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर का एड्रेस क्या है। तो बच्चों, कहने का मतलब हो गया पैराइटल लोब इतने सारे काम करती है। जब कहीं पर भी किसी एड्रेस पे जा रहे हो, उस एड्रेस को याद करवाना, डिस्टेंस, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाना है, कितने डिस्टेंस के साथ जाना है। आपके मम्मी पापा, भाई बहन, नाना नानी, मामा मामी, सबकी फेस की जो आकृतियां हैं वो सारी यहां स्टोर हो रखी हैं, और लैंग्वेज स्टोर करने का काम कर रही है। और इसके अलावा आप बताओगे बेटा कम्युनिकेशन स्किल्स, किसके साथ कब कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये सब किसका काम होता है? ये सब काम होता है पैराइटल लोब का। किसका काम होता है? पैराइटल लोब का। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पे काम करने वाली लोब जो होती है वो कौन सी होती है, तो आपको बताना होगा। यस, इसीलिए आप अपने घर आते हो। अगर आपकी पैराइटल लोब खराब हो गई तो आप बेघर हो जाओगे। आपको अपने घर का आता पता ही नहीं याद रहेगा। देखा नहीं आपने मूवीज में या टीवी सीरियल्स में क्या दिखाते हैं कि फलाना बंदा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद उसे याद नहीं रहता, वो अपनी पत्नी को भूल जाता है, अपने पापा को भूल जाता है, उसकी याददाश्त चली जाती है। नहीं, सपने में जो इमेज है वो अलग स्टोर होती है, बाद में बात करेंगे नरेंद्र, ठीक है? तो ये आप याद रखेंगे। आपने वो मूवी देखी तारे जमीन पर, उसमें उस बच्चे को एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। सुना है आपने? तारे जमीन मूवी में कौन सी बीमारी के बारे में दिखाया है? डिसलेक्सिया। जब आप बात करते हैं बेटा किसी इंसान की पैराइटल लोब का विकास नहीं हो पाया, ये विकसित नहीं हो पाई किसी बच्चे की, तो उस बच्चे को बीमारी हो जाती है डिसलेक्सिया की, जो तारे जमीन पर मूवी में दिखाया। उस बच्चे को ना ही तो प्रॉपर कोई लैंग्वेज याद रहती है, ना ही उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, लोगों को देखकर डरता है, और एड्रेस वगैरह भूल जाता है वो बच्चा, क्योंकि उस बच्चे की पैराइटल लोब डैमेज हो चुकी है। डैमेज क्या, उस बच्चे की तो विकसित ही नहीं हो पाई। तो जिन बच्चों के अंदर पैराइटल लोब कमजोर रह जाता है बचपन से ही, उन्हें डिसलेक्सिया हो जाता है। डिसलेक्सिया में इंसान कंफ्यूज रहेगा बहुत ज्यादा, इंसान की कम्युनिकेशन पावर बहुत गंदी हो जाएगी, मतलब वो लोगों से डरेगा। ऐसे कोई उससे जब बात करने आएगा ना तो वो डरेगा कि यार मुझसे क्यों बात कर रहा है, मैं आप किस भाषा में जवाब दूं, कौन सी लैंग्वेज बोलूं इससे, मैं हिंदी, अंग्रेजी, मराठी क्या बोलूं, मैं उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता उसके साथ हो क्या रहा है। कहीं जाएगा कहीं पहुंच जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप बताओगे बेटा उसको डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया पैराइटल लोब का ही डिसऑर्डर माना जाता है। डिसलेक्सिया पैराइटल लोब का ही डिसऑर्डर, बीमारी माना जाता है। तो ये सारे काम होते हैं आपके पैराइटल लोब के। फ्रंटल लोब इंटेलिजेंस, विल पावर, क्रिएटिविटी, इनको स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है? हाँ सोनू कुमार, आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, उसके बाद हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं बेटा तीसरी लोब। तीसरी लोब आप पढ़ोगे पहले किसके बारे में, आपने पहले साइड में शायद ऑसिपिटल लिखा था, तो ऑसिपिटल लिख दो फंक्शन ऑफ ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब के क्या क्या कार्य हैं लिखेंगे। ऑसिपिटल लोब क्या काम करता है? देखो ऑसिपिटल लोब कब काम करता है, ध्यान से सुनिएगा। आपका जो दिमाग है ना वो 3 स्टेज में होता है बच्चों। 3 कौन कौन सी स्टेज है? सबसे पहला आता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस का मतलब है चेतना दिमाग। अभी एकदम आप भी कॉन्शियस है, मैं भी कॉन्शियस हूं, आप भी अपने दिमाग को खर्च कर रहे हैं, मैं भी आपका दिमाग को खर्च कर रही हूं, ठीक है? दूसरा आता है सब कॉन्शियस, अर्ध चेतना, आधा दिमाग काम कर रहा है, आध पूरे तरीके से नहीं कर रहा। अर्ध चेतना दिमाग, अर्ध चेतन स्टेज में है आपका दिमाग। कब? जब आप स्लीपिंग कर रहे हैं, जब आप सोते हैं, तो मैंने कहा था कि उस समय आपका दिमाग कौन सी स्टेज में होता है? सब कॉन्शियस स्टेज में होता है। और एक होता है अनकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस का मतलब क्या हो गया? बेहोश,
काम ही नहीं कर रहा दिमाग। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, बेहोश हो जाओगे। बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है दिमाग, अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाओगे, कुछ पता ही नहीं लगेगा। आप कम से कम 1.5-2 मिनट आप इस दुनिया से दूर चले जाओगे। सबकॉन्शियस का मतलब है जब आप सो रहे हो, आप नींदों में हैं, जब आप नींदों में होते हैं तो आपका दिमाग एक्टिव रहता है, लेकिन दिमाग का आधा भाग, कंप्लीट ब्रेन एक्टिव नहीं है। कंप्लीट ब्रेन अभी है तो इस स्टेज को बोलते हैं कॉन्शियस स्टेज। इसको कहा जाता है कॉन्शियस स्टेज, जो फिलहाल है आपका दिमाग। और जब ऑसिपिटल लोब का काम, ऑसिपिटल लोब की बात करते हैं तो बेटा ये लोब जब काम करती है जब आपका ब्रेन सब कॉन्शियस स्टेज में हो। और सब कॉन्शियस स्टेज का मतलब क्या हो गया? अर्ध चेतना अवस्था में हो आपका दिमाग, अर्ध चेतन अवस्था में है। कब? जब आप सो रहे हैं, जब आप गहरी नींदों में हैं, गहरी नींदों में हैं, तो उस समय जो आपकी लोब काम कर रही है वो ओसिपिटल लोब काम कर रही है। और क्या काम करती है ये लोब? जब आप गहरी नींदों में होते हैं तो या तो आते हैं आपको सपने, ड्रीम फॉर्मेशन का काम होता है। यहां पर बनते हैं सपने। जो सपने आप देखते हैं, जो सपने आप बंद आंखों से देखते हैं वो नहीं, जो खुली आंखों से देखते हैं वो सच होना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जरा ध्यान से। जब आप सो रहे हैं, आपका ब्रेन सबकॉन्शियस स्टेज में है, तो उस समय जो सपने दिख रहे हैं आपको, ड्रीम फॉर्मेशन का काम करवाता है ऑसिपिटल लोब। शायद आपकी नोट्स में उल्टा लिखा हुआ है, इसे टेम्पोरल में लिखा हुआ है, तो प्लीज उसे ठीक कर लेना। अगर अपडेटेड नोट्स नहीं है आपके पास तो इसे ठीक कर लेना। अब मैम सपने में ये क्या काम करती है लोब? बच्चा जब आपको सपने आ रहे होते हैं तो आपके दिमाग में सपनों में आपका भाई आ गया, भूत का सपना आ गया, सफेद साड़ी में एक औरत दिखी आपको, डर लग गया आपको। तो उस समय जब आपका ब्रेन सबकॉन्शियस स्टेज में है तो ये कंट्रोल करता है विजुअलाइजेशन को, विजुअल एक्शंस को कंट्रोल करता है। और विजुअल एक्शंस का मतलब है जब आप सबकॉन्शियस स्टेज में है, नींद आ रही है और नींद में कोई सपना आया, सपने में आपने कोई इमेज देखी। इमेज का मतलब है किसी इंसान का चेहरा देखा, किसी इंसान का बॉडी देखा, फिजिक देखा, तो वो जो इमेज आपको दिखा रही है ना, वो काम है ऑसिपिटल लोब का, वो काम है ऑसिपिटल लोब का। तो याद रखिएगा बेटा, सपने में मम्मी का चेहरा, पापा का चेहरा, अपने उनका चेहरा या अपने उसकी चेहरा, किसी का भी सपना आया, उस सपने में आपने जिसका भी थोबड़ा देखा, जिसका भी चेहरा देखा, तो वो जो चेहरा बन रहा है आपके दिमाग में, उसे बनाने का काम करता है ऑसिपिटल लोब। क्योंकि ऑसिपिटल लोब कब काम करता है? जब आपका ब्रेन सबकॉन्शियस स्टेज में है, अर्ध चेतन अवस्था में है। जब आप सो रहे होते हैं तो यहां पर सपने बनने का काम होता है, और उस सपने में आपको किसी का भी चेहरा है, उस चेहरे को दिखाने का काम, विजुअलाइजेशन का काम, और उसको समझने का काम ऑसिपिटल लोब का होता है। अब सपने में आपको भूत दिख सकता है, सपने में आपको कोई भी मरा हुआ इंसान का चेहरा दिख सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा नोट्स में उल्टा लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना। अगर नोट्स आपके पास वो वाले हैं तो ऑसिपिटल लोब में ड्रीम फॉर्मेशन होता है, मैं 5 बार बता चुकी हूँ। नोट्स में बच्चे ने बनाए थे, लेकिन अब तो मैंने करेक्ट कर दिया, उसमें नोट्स में मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो ये होता है ऑसिपिटल लोब का काम। 4 नंबर पे जो लोब आती है उसे बोलते हैं टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब, और टेम्पोरल लोब भी कब काम करती है? ध्यान से सुन लेना इन चीजों को। टेम्पोरल लोब भी तब काम करती है जब आपका ब्रेन कौन सी स्टेज में है? सबकॉन्शियस स्टेज में है। और सबकॉन्शियस का मतलब अर्ध चेतना में है आपका दिमाग, मतलब जब आप सो रहे हैं, अर्ध चेतना अवस्था में। अब जब आप सो रहे हैं तो उस समय सपना आया, तो उस सपने में किसी का चेहरा बन रहा है, तो वो काम तो ऑसिपिटल का था। लेकिन आपने कोई सपना देखा, उस सपने में आपको क्या सुनाई दी? आवाज, आवाज सुनाई दी उस समय। तो उस आवाज की पहचान करवाना कि ये आवाज पहले कभी सुनी है क्या, वो आवाज कैसा है सुनने में, वो आवाज कैसा है सुनने में। या फिर किसी की आवाज, जैसे कभी कभी क्या होता है,
आप लोग बोलते हैं यार आज मेरी नानी मेरे सपने में आई थी, मेरी नानी मुझसे जोर जोर से मेरी नानी चिल्ला रही थी, बेटा आजा मेरे पास। ऐसा होता ना, ऐसा होता ना। आपकी नानी भगवान के पास चली गई, आपको सपना आया आपकी नानी बुला रही है मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तो उस समय जो नानी की आवाज आपके कानों तक पड़ रही है, जब आपका ब्रेन सबकॉन्शियस स्टेज में है, तो आपके दिमाग आपके ब्रेन से जो वो आवाज आई, आपने पहचाना कि वो आवाज नानी की है। क्या कह रही थी नानी जब आपका दिमाग सबकॉन्शियस स्टेज में था? तो इस टाइप की जो हियरिंग पावर है, सुनने वाली, अभी मुझे मेरी मम्मी आके आवाज दे तो भाई साहब मेरे मिड ब्रेन का काम है, वो मुझे इधर दिखा देगा और मेरी उसकी पहचान करवाएगा कि किसने आवाज दी और क्या बोला मम्मी ने। लेकिन मैं रात को सो रही हूँ, मेरी नानी नहीं है, भगवान ने उनको बहुत पहले उठा लिया था, तो अगर मेरे नात में नींद में मेरी नानी ने आवाज दी तो भाई साहब कौन काम कर रहा है? मेरा टेम्पोरल काम कर रहा है। समझ गए दोनों में डिफरेंस? ऐसे तो आप बोलोगे मैम विजुअल पावर, हियरिंग पावर आपने मिड ब्रेन का बताया था। मिड ब्रेन तब काम करता है जब आप कॉन्शियस स्टेज में हो, जब दिन में आपने कोई चीज देखी, जब दिन में आपकी मम्मी ने आपको आवाज दी तो वो मिड ब्रेन का काम है। रात को आपकी नानी ने भूत ने आवाज दी तो वो टेम्पोरल लोब का काम है। समझ रहे हो? तो समझ जाना इस चीज को समझ जाना कि टेम्पोरल लोब कब काम करती है। किसी भी हियरिंग पावर को सुनाने का, उसे समझाने का काम, मतलब ऑडिटरी सेंसरी एरिया माना जाता है इसे। समझ रहे हो आप? ऑडिटरी सेंसरी एरिया का मतलब समझ रहे हो कि रात को जब आपको कोई भी सपने में आवाज सुनाई दी तो उसे सेंस करवाने का काम कि भाई साहब ये किसकी आवाज थी और क्या कहना चाह रहा है वो आपसे। तो इसे कहा जाता है ऑडिटरी सेंसरी एरिया। ऑडिटरी मतलब सुनाई देने वाला, सेंस, किसी चीज का सेंस करवाए, एरिया मतलब भाग। और ऊपर वाली जो थी टेम्पोरल, उसे कहा जाता है विजुअलाइजेशन सेंसरी एरिया। विजुअल करवाया, उस चीज की इमेज बनाई सपने में, तो वो ओसिपिटल लोब का काम है। वो किसका काम है? ओसिपिटल लोब का। तो इस तरीके से आपके सेरेब्रम में 4 लोब हैं। ध्यान से सुनो, ये फ्रंटल हो गई, ये दूसरी पढ़ाई पैराइटल हो गई। पैराइटल ने काम किया कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज, एड्रेस, डिस्टेंस, डायरेक्शन। इसमें मेमोरी बनी, थॉट्स आए, कोई भी नया थॉट जनरेट हो रहा है, यहां हो रहा है। कोई नई चीज पढ़ रहे हो तो अभी जो करंट में मेमोरी बन रही है वो यहां बन रही है। आपने करंट में कोई चीज देखी तो उसकी जो मेमोरी बन रही है वो यहां पे बन रही है। आपकी विल पावर कैसी है, आपकी डिसीजन लेने की शक्ति कैसी है, वो यहां पर होती है। यहां पर रात को सपने आते, उन सपने में किसी का थोबड़ा दिखा तो उसे दिखाने का काम, क्योंकि इसे विजुअलाइजेशन सेंसरी एरिया माना जाता है सबकॉन्शियस स्टेज का। और भाई साहब इसमें टेम्पोरल में, रात में कानों में कोई सपने में किसी की आवाज सुनाई दी, वो टेम्पोरल का काम है। अब बच्चों ये सारी लोब अलग अलग काम करती हैं, लेकिन जब कहीं पर भी कोई स्टोर करने की बात आती है, स्टोर का मतलब होता है संग्रह करने की, तो वो होता है यहां पर हिप्पोकैम्पस। पढ़ाया था ना कि सेरेब्रम का छोटा वाला भाग हिप्पोकैम्पस कहलाता है। हिंदी में भी सेम नाम है, हिंदी में भी इसे हिप्पोकैम्पस माना जाता है बच्चों, हिप्पोकैम्पस। और इसे कहा जाता है हमारे ब्रेन का हार्ड डिस्क। जैसे कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होता है, और अगर आपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क निकाल दिया तो उस कंप्यूटर में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर का सारा याददाश्त, आप कंप्यूटर में क्या रखते हो? अपनी शादी की वीडियोस रखते हो, कहीं घूमने गए वहां की फोटो रखते हो, या आप क्या करोगे बेटा, या आप कंप्यूटर में मूवीज रखते हो, या कंप्यूटर में गाने भर के रखते हो। ये सब कहाँ स्टोर होता है? कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में। अगर आपने कंप्यूटर का हार्ड डिस्क निकाल दिया तो उससे फोटोज, कोई मेमोरी, आपकी वीडियोस, आपके गाने सब चले जाएंगे। तो यहीं पर आपने कोई गाना सुना, उस गाने की लिरिक्स पूरी याद है। बहुत सारे बच्चों को बहुत जल्दी गाने वाने याद हो जाते हैं, कविताएं याद हैं आपको, बचपन में आप प्रेयर्स करते थे स्कूल में, वो सब याद हैं, तो वो यहाँ स्टोर है। यहाँ अगर आपने बचपन में कोई चीज याद करी थी, मान लो आपने स्कूल में पढ़ लिया था 5 + 3 8 होते हैं, तो वो ये दिमाग में स्टोर है कि 5 + 3 8 ही होते हैं, 10 नहीं होते। समझ रहे हो आप? बचपन में आपको कोई इंसिडेंट याद है? मैंने अपने मामा की शादी में व्हाइट कलर का कुर्ता पहना था, तो भाई साहब इसको याद है, वो आपको याद नहीं है।
तो अगर किसी दिन आपका हार्ड डिस्क निकल गया, जैसे कंप्यूटर का निकला, वैसे अगर आपका हार्ड डिस्क निकल गया, निकलने का मतलब है खराब हो गया, आप थोड़ा निकाल लोगे, तो अगर किसी दिन आपका हिपोकैम्पस डैमेज हो गया तो भाई साहब आपको क्या होगा, सीधा होगा एमनेसिया। और एमनेसिया का मतलब होता है टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, टोटल लॉस, याददाश्त पूरे तरीके से चली जाएगी, पूरे तरीके से याददाश्त चली जाएगी। ना किसी की फोटो याद रहेगी, ना किसी की शक्ल याद रहेगी, ना किसी की कोई कही बात याद रहेगी, ना पता लगेगा 5 + 3 8 होते हैं, कुछ याद नहीं रहेगा। तो एग्जाम में आता है कि ह्यूमन ब्रेन का हार्ड डिस्क किसे कहा जाता है, हिपोकैम्पस को कहा जाता है। हिपोकैम्पस ब्रेन के किस हिस्से में होता है, सेरेब्रम में होता है, प्रमस्तिष्क में होता है। हिपोकैम्पस में बहुत सारी चीजें स्टोर होती हैं। और एमनेसिया क्या होता है, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, पूरे तरीके से याददाश्त खो गई। तो उसको क्या बोलते हैं, आप बताओगे बेटा, हार्ड डिस्क रिमूव कर दिया आपने अपने ब्रेन की, हिपोकैम्पस को रिमूव कर दिया, याददाश्त चली जाएगी। अब एक छोटा सा फैक्ट बताऊं, डेली लाइफ में कभी इसे अपना कर देखना। आपने देखा है कि किसी की शादी की डेट हो गई, एनिवर्सरी हो गई, बर्थडे हो गए, लड़के लोग अक्सर भूल जाते हैं। जैसे आपके घर में अगर आप खुद लड़के हो, आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे तक भूल जाते हो, जबकि लड़कियों में देखा आपने 1 महीने पहले से उन्हें याद रहता है, 28 दिन लेफ्ट, 24 दिन लेफ्ट, 20 दिन लेफ्ट, है ना। और आपने देखा लड़कियों को याद रहता है, तीसरी क्लास में थी तो मैंने 15 अगस्त को ये वाली साड़ी पहनी थी। लड़कियों को याद रहता है, मेरी दोस्त की शादी में मैंने ये वाला कपड़ा पहना था। कभी लड़कों को देखा, याद नहीं रहता। लड़के अपने मम्मी पापा का बर्थडे भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियों के हिपोकैम्पस का साइज हल्का सा बड़ा होता है। किसके कंपैरिजन में? लड़कों के कंपैरिजन में। इसलिए लड़कियों को सबसे ज्यादा बर्थडे डेट्स, एनिवर्सरी डेट्स, या लड़कियों को ये तक भी याद रहता है उसकी शादी में ये खाना बना था, उसकी शादी में वो दोस्त आई थी दूर वाली, उसने ये साड़ी पहनी थी, ये सूट पहना था। क्यों? क्योंकि लड़कियों के हिपोकैम्पस का हल्का सा साइज बड़ा होता है और लड़कों का हिपोकैम्पस का साइज छोटा है। तो भाई साहब उसे वही स्टोर करना है जो उनके काम की चीज है, लेकिन लड़कियों को तो सब कुछ स्टोर करना है ना। तो ये बात याद रखिएगा कि हिपोकैम्पस को ब्रेन का हार्ड डिस्क कहा जाता है और ये लड़कियों का हल्का सा बड़ा होता है इसका साइज, इसलिए लड़कियों को सब कुछ याद रहता है बेटा, कुछ नहीं भूलती है वो। और फिर तुम्हें नहीं याद रहता है तो फिर वो तुम्हें सुनाती हैं बहुत, है ना। ऋतिक कह रहे हैं मैम हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इस तरीके से आपका सेरेब्रम के अंदर 4 लोब होती हैं और इसके छोटे वाले हिस्से को आपका हिपोकैम्पस कहा जाता है। यहाँ पर स्टोर रहती हैं सुनी हुई चीजें, कोई पास्ट में कोई बोली हुई बात किसी की, वो सब यहाँ पर सुनी हुई रहती हैं। सुधीर सिंह कह रहे हैं इसीलिए लड़कियां ज्यादा लड़ाई करती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन किस लड़ाई में आपने क्या बोला वो लड़कियों को याद रहता है, इसीलिए थोड़ा सा बच के शब्द यूज करें अपनी मम्मी, अपनी बहन, अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड सबके सामने, नहीं तो फिर बहुत पड़ेंगे तुम लोगों को। मैम हिपोकैम्पस डैमेज हो जाएगा तो क्या करंट का भी याद रहेगा? हाँ, करंट में हल्की फुल्की चीज है, तुरंत अभी आपने क्या बोला वो याद रह जाएगा, लेकिन पास्ट में क्या हुआ था तो वो याद नहीं रहेगा। ये करंट में तो ये काम करे ना, फ्रंटल बताया था मैंने, लेकिन पास्ट में किसने क्या बोल के चला गया था वो याद नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, तो याद रखेंगे। मैम एक कह रहे मैम ब्लाइंड लोग सपने देख सकते हैं क्या? बेटा पहली बात तो ब्लाइंड इज ए रॉन्ग टर्म, ब्लाइंड बोलना एक अपराध है। आज के बाद आप कभी भी ब्लाइंड शब्द यूज नहीं करोगे। उनके लिए हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे लॉ ने एक टर्म दिया विजुअली इम्पायर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड लोग। तो प्लीज करके पहली बात तो ब्लाइंड यूज ना करें, ठीक है शब्द। और जो लोग ब्लाइंड होते हैं, मतलब ब्लाइंड नहीं बोलना चाहिए, जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, यस वो सपने देख सकते हैं, जिसने मेरे से बोला है वो। ठीक है बेटा, एपिलेप्सी कब होती है वो आगे की बात है। एपिलेप्सी, सिजोफ्रेनिया, ये सब आगे बात बताऊंगी मैं आपको क्या होता है। बाइपोलर सुना होगा ना आजकल, बाइपोलर बहुत चल रही है बीमारी, वो सब बात की बातें हैं। ठीक है, चलो। वैसे आपको भी ज्यादा गुस्सा आता है, देखे हैं। अच्छा सुधीर जी, आपने हमें कब देखा? हाँ, आपने हमें कब देखा कि हमें गुस्सा आता है? हाँ, अच्छा कभी देख लिया क्या? हो सकता है। चलो, तो ये हो गया आपके ब्रेन के सारे पार्ट्स के पार्ट कंप्लीट हो गए हैं।
ब्रेन के जितने पार्ट थे सब करवा दिए, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरेबेलम, पोन्स वेरोलाए, उसके बाद आप बताओगे बेटा, उसके बाद आप बताओगे मिड ब्रेन, सेरेब्रम, सब कुछ आपने पढ़ लिया है। तो अगर मैं आपको ब्रेन का डायग्राम दिखाऊं तो अब शायद आप ये शब्द सब जानते हो। कुछ शब्द नहीं जानते, वो सब बात की बात है, कि क्या नहीं जानते वो बाद में बात करेंगे। देखो मेडुला के फंक्शन याद है, पॉन्स के याद हैं, ये देखो ग्लैंड्स यहां नहीं पढ़ाई जाती हैं, ब्रेन में 2 ग्लैंड होती है, बात की बात करेंगे। सेरेब्रम बता दोगे, हाइपोथैलेमस बता दोगे, उसके बाद थैलेमस बता दोगे, मिड ब्रेन बता दोगे, सेरेबेलम बता दोगे, ये सारे पार्ट्स पढ़ा दिए मैंने। ये वेंट्रिकल्स क्या होते हैं ये एक अलग चीज होती है, या कोई बोल रहा होगा कॉर्पस क्लोजम क्या होता है, एक अलग चीज होती है, वो बढ़ाएंगे, वो अभी नहीं, ठीक है। समझ गए आप, मेरी बात समझ गए, इतनी सारी चीजें। ब्रेन स्टेम मैं बता चुकी थी, 3 ब्रेन के हिस्से मिलते ब्रेन स्टेम बनाते हैं। तो याद करो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो ह्यूमन बॉडी का नर्वस सिस्टम है वो 3 भागों में बंटा हुआ होता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो 3 हिस्से में बंटा हुआ है, याद है। हमारा तंत्रिका तंत्र कौन कौन से, पहला एक ही याद करो, बात की बात है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ाया था ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय जो बीचों बीच है आपके शरीर के, और बीचों बीच क्या है, दिमाग, और इससे पीछे जो नस जाती है वो, और ये 2 ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। पहला है ब्रेन। अब ब्रेन के बारे में आपने सारी चीजें जान ली, ब्रेन के सब फंक्शंस पढ़ लिए आपने, सारे कार्य पढ़ लिए ब्रेन के। अब ब्रेन के अंदर बीमारी होती है, मेनिंजाइटिस, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, ये सब बताएंगे, थोड़ा रुकिएगा, ठीक है। ये सब बाद में बता रहे थे, ठीक है, ठीक है बेटा। मैम एक दिन आप हमारे सपने में आए थे और आप पढ़ा रहे थे, उस टाइम जब देखा तो शौक हो गया। अरे बाप रे, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम आप हमारे सपनों में आती है, ऐसा क्यों है? शायद मुझे लगता है मेरे से आप लोग, अच्छा डिप्रेशन क्यों होता है, सब बातें करेंगे, सब बातें करेंगे, डिप्रेशन क्यों होता है सब बताएंगे, थोड़ा रुको, ठीक है। सब बताओ बेटा, ऑल फैक्ट्री लोब नहीं होता, वो यहां नहीं होता ऑल फैक्ट्री। अब कहां से पढ़ गया विक्रम, ऑल फैक्ट्री यहां नहीं होता है। सुनो, जब ब्रेन के सारे फंक्शन मैंने आपको पढ़ा दिए, कहां से क्या क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिया है। मनन जी ऑल फैक्ट्री यहां नहीं होता है, रुक तो जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, ठीक है, सब बताएंगे। अब बात आती है स्पाइनल कोड की, तो स्पाइनल कोड के बारे में कुछ बातें जान ले। स्पाइनल कोड जिसे हिंदी में कहा जाता है मेरुरज्जु। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ब्रेन के सारे पार्ट अलग अलग फंक्शन कर रहे थे, अलग अलग काम कर रहे थे, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप खुद से पढ़ भी सकते हैं प्रीवियस वीडियो को निकाल के। जब आप स्पाइनल कोड की बात करते हैं, मेरुरज्जु, सबसे पहले तो बच्चों ने कहा था मैम होता क्या है स्पाइनल कोड। बेटा ये आपका मान लो क्या है, खोपड़ी है, खोपड़ी का मतलब कपाल, खोपड़ी नहीं कपाल, क्रैनियम, ये आपका क्रैनियम है। इसके अंदर ऐसे आपका दिमाग पड़ा है, ये दिमाग है, और इसी दिमाग से पीछे की तरफ दिमाग से ही निकलती है, इसीलिए नर्वस सिस्टम में है, दिमाग से ही निकलती है, इसीलिए नर्वस सिस्टम का भाग कहा जाता है। ऐसे इसी दिमाग से पीछे की तरफ बीचों बीच, ये देखो इस वाले इमेज से देख पा रहे होगा आप, ऐसे यहां से बीचों बीच यहां से एक मोटी नस जाती है पीछे की तरफ। इसी नस को, ये जो मोटी नस जा रही है, इसे कहा जाता है स्पाइनल कोड। इसे क्या कहा जाता है, स्पाइनल कोड, इसे मेरुरज्जु कहा जाता है। और ये ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों जुड़कर सीएनएस बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। जब कभी भी आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होगी, ब्रेन में प्रॉब्लम का मतलब है आपकी याददाश्त कमजोर होने लग गई, आपके हाथ पांव कपकपा रहे हैं, वो ब्रेन की वजह से ही है, आपकी जुबान लड़खड़ा रही है, आपको कोई चीज बोली हुई याद नहीं रह रही है, या आपकी स्पाइनल कोड में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आप जिन डॉक्टर के पास जाएंगे उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, उन्हें क्या, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। और अगर ब्रेन की सर्जरी होनी है, या ब्रेन के किसी हिस्से में कोई, या स्पाइनल कोड में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो सर्जरी करने वाला न्यूरोसर्जन कहलाता है। अब बच्चों ये जो नस है, ये क्या है आपकी स्पाइनल कोड। ये स्पाइनल कोड, इसको चाहिए होती है प्रोटेक्शन। भाई ब्रेन को प्रोटेक्शन किसने दी थी, ब्रेन के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगी हुई थी, उस मेम्ब्रेन को याद करो, 3 लेयर की बनी हुई मेम्ब्रेन थी जो हमारे ब्रेन को सुरक्षा दे रही थी, प्रोटेक्शन दे रही थी, जिसका नाम मेनिंजिस था।
अब मेनिंजिस तो ऊपर वाले हिस्से में रहा ना, नीचे स्पाइनल कॉर्ड को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है। इसको प्रोटेक्शन देने के लिए इसके दोनों तरफ लगी हुई होती हैं हड्डियां, ऐसे ऐसे हड्डियां लगी हुई होती हैं इसके दोनों तरफ। इन हड्डियों के अंदर की तरफ कौन होता है, आप बताओगे, आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। ऐसे हड्डियां लगी हुई होती हैं और इन हड्डियों को बोलते हैं वर्टिब्री। वर्टिब्री इनके दोनों तरफ लगी हुई होती है वर्टिब्री। और इस पूरी स्ट्रक्चर को जब एक साथ पढ़ते हो ना, तब इसका नाम होता है बैकबोन। तब हम इसे क्या बोलते हैं, बैकबोन, जिसे हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, या इसी का दूसरा नाम होता है साइंस में बैकबोन। आम भाषा में बोल दिया जाता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग इसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। तो आज के बाद आपको स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम में डिफरेंस मालूम चल गया होगा कि जैसे हमारे नीलेश, क्या पढ़ लिया आपने, एससी चंद बुक से पढ़ लिए हैं, क्या पढ़ लिए हैं आप, मुझे नहीं मालूम आप क्या कहना चाह रहे हैं। प्रकाश पांडे, आप ना इतना नॉनसेंस क्वेश्चन मत पूछो और बार बार कमेंट मत करो, टेक्निकल टीम ब्लॉक कर देगी। आप कह रहे पागल आदमी का कौन सा दिमाग खराब हो जाता है, पहले मुझे बता पागल हुआ क्यों। पागल होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ना फालतू के क्वेश्चंस मत पूछा करो क्लास में, नॉनसेंस। जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो आंसर मैं करती हूँ, जो बकवास होते हैं मैं उनको स्पेशली अवॉइड करती हूँ, ठीक है। चलिए सुनिए, तो ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए जैसे मेनिंजिस है, वैसे ही हमारी जो क्या है आपका स्पाइनल कॉर्ड है, उसे प्रोटेक्शन देने के लिए दोनों तरफ हड्डियां लगी हुई होती है। हड्डियां स्ट्रांग होती हैं, कठोर होती हैं, तो इसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। जब आप इस पूरी नस को और इसके दोनों तरफ जो क्या लगी हुई है, रीढ़ की हड्डियां लगी हुई हैं, इस पूरी स्ट्रक्चर को एक साथ पढ़ रहे हो, तब उसे बोलते हैं बैकबोन, उसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। जैसे ये रहा आपका रीढ़ की हड्डी, ये देखिए बेटा, ये जो जा रहा है ये दिमाग है आपका, ध्यान से देख लो, इस कलर पिंक कलर का, जहां जहां पिंक कलर है वो आपका दिमाग है। दिख रहा है ना, मैं थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए ना, आप दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एससी चंद बुक से क्या पढ़ लिया आपने, मैं उफो, सारे बच्चे एक बैच में आ गए क्या। सुनो देखो, फिर बोलते हो मैम गुस्सा है, मैम एरोगेंट। अविनाश बेटा उस बैच में स्टार्ट हो चुकी है, आप जाइए देखिए, ठीक है। देखो जहां जहां आपको पिंक कलर बना हुआ दिख रहा है, ये आपका ब्रेन है, और इसी ब्रेन से पिंक कलर की ये निकल रही है आपकी स्पाइनल कॉर्ड पीछे की तरफ, ये निकल रहा है आपका स्पाइनल कॉर्ड पीछे की तरफ पिंक कलर का। और इसके दोनों तरफ ये देखो ना, ये क्या लगी हुई है, हड्डी 1 2 3 ऐसे क्या लगी हुई है, बोन्स लगी हुई है। इन्हीं बोन्स को कहा जाता है वर्टिब्रा या वर्टिब्री। और जब पूरी स्ट्रक्चर को एक साथ पढ़ते हो, तब इसे क्या कहा जाता है, वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो शायद अब आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है और रीढ़ की हड्डी क्या है। बोलना कि ब्रेन से जो पीछे की तरफ मोटी सी नर्व गई है, मोटी सी नस गई है, उसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। वो एक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, उसके दोनों तरफ लगी हुई होती हैं हड्डियां। उन हड्डियों को और स्पाइनल कॉर्ड को एक साथ पढ़ते हो, तब उसे कहा जाता है बेटा स्पाइनल बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम। हड्डियां पढ़ते हो कंकाल तंत्र में, स्केलेटल सिस्टम में, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड हम कहां पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम में, क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, यह तंत्रिका तंत्र का भाग है। इसीलिए जब भी कभी आपके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो दिमाग खोपड़ी थोड़ी खोल देगा डॉक्टर, ऐसा थोड़ी ना कि खोपड़ी खोल के उसके अंदर से कोई चीज निकाल के उसकी टेस्टिंग कर लेगा। तो वो क्या करता है, इस स्पाइनल कॉर्ड से इसका फ्लूइड निकालता है। स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकालता है, फ्लूइड निकालता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में जो फ्लूइड होता है वही आपके ब्रेन के अंदर होता है। तो अगर आपके ब्रेन में कोई इंफेक्शन हो रहा है, तो वही इंफेक्शन आपकी स्पाइनल कॉर्ड में भी होगा। ब्रेन में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस का इन्फेक्शन हुआ, तो ब्रेन की खोपड़ी खोल के नहीं चेक करता है डॉक्टर, वो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड से फ्लूइड निकाल लेता है आपका पीछे की तरफ यहां से, कि अगर इसमें इन्फेक्शन है तो पक्का ब्रेन में भी इन्फेक्शन हुआ होगा। तो इसे कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। उम्मीद करती हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मैम कि स्पाइनल कॉर्ड कितना लंबा होता है, इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है। जब स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो लड़कों के अंदर होता है ये 45 सेंटीमीटर लंबा,
45 सेंटीमीटर इन मेल्स, लड़कों में होता है 45 सेंटीमीटर का, और लड़कियों में 2 सेंटीमीटर तक कम होता है 43 सेंटीमीटर। अब आप सोचो बोलेंगे क्यों कम होता है? ये भैया लड़कों की जनरली हाइट थोड़ी ज्यादा होती है, उनका फिजिक थोड़ा अजीब होता है। अजीब का मतलब लड़कियों से अजीब होता है। फ्लूइड का मतलब तरल पदार्थ, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ है वो मेल्स में होती है 45 सेंटीमीटर, फीमेल्स में होती है 43 सेंटीमीटर्स। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे क्या कहा जाता है? एक बच्चा पूछ भी रहा है। फ्लूइड का मतलब है तरल पदार्थ, लिक्विड। जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो फ्लूइड रहता है, जिसके अंदर कभी इन्फेक्शन हो जाता है, उसे कहा जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। लिखिएगा, इसे कहा जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल फ्लूइड। और इसी फ्लूइड को निकालकर डॉक्टर चेक करता है कि आपके ब्रेन में कहीं किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है कहीं पर भी। समझ गए? अब बात करते हैं कि मैम स्पाइनल कॉर्ड किसकी बनी हुई है? बच्चों, इसमें नर्व टिश्यू होते हैं। मैंने कहा था नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तंत्रिका ऊतक होते हैं इसमें। तंत्रिका ऊतक हैं तो इसका काम क्या होगा? जो अगर स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन की बात करते हो, इट कंट्रोल्स ऑन रिफ्लेक्स एक्शंस। ये प्रतिवर्ती क्रियाओं पर काम करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? स्कूल में पढ़ा है 6ठी क्लास में। क्या होती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं? आपने गर्म पानी की बाल्टी में हाथ दिया, पानी गर्म है, उसका एहसास आपका ब्रेन करवाता है, लेकिन गर्म लगा आपको, लगने के बाद तुरंत आपने पीछे हटा लिया अपना हाथ, उसे कहते हैं बेटा रिफ्लेक्स एक्शन। आपने गरम तवे पे हाथ रख दिया, गरम लगा कि ये चीज गरम है, उसका एहसास ब्रेन करवाता है, लेकिन वहां से हाथ उठा लेना चाहिए, हटा लेना चाहिए, उसे कौन फील करवाता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है इट कंट्रोल्स ऑन रिफ्लेक्स एक्शंस। आपको किसी ने भी, आप जैसे चेयर रखी, उस चेयर पे आप बैठने वाले थे, लेकिन चेयर के ऊपर किसी ने कांटे रख दिए, आप तुरंत उठ जाते हो वहां से। तो इस टाइप की गर्म पानी की बाल्टी से हाथ हटा लेना, या किसी ने आपको चांटा मारा तो वहां से आप ऐसे पलट जाओ, चांटे से बचने के लिए आप इधर हो जाओ, तो इस टाइप की जो एक्शंस होती हैं उन्हें बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शंस। प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं बेटा, ठीक है। मैं 1-2 एग्जाम्पल और देती हूं। आप बहुत ध्यान से किताब लेकर ऐसे पढ़ रहे हैं, इतना कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं कि ब्रेन के साथ साथ आपका स्पाइनल कॉर्ड भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा है आपको। और जब आप बहुत ध्यान से किसी चीज को पढ़ रहे हैं, इधर अचानक से कोई आ गया, आपको आवाज दी, तो आप लोग ऐसे होके नहीं हो जाते हैं? बहुत बार नहीं होता है ऐसे? बहुत बार कि जैसे मैं बहुत ध्यान से पढ़ रही हूं या मैं बहुत ध्यान से मूवी देख रही हूं, अचानक से किसी ने आके आपके पीछे हाथ रखा, तो आप कैसे करते हो? ऐसे। इस टाइप के एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शंस कहा जाता है। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड का नाम पड़ता है सेकेंडरी ब्रेन। एक तो प्राइमरी ब्रेन हो गया, जो दिमाग आपको भगवान ने दिया है वो दिमाग तो प्राइमरी ब्रेन है, लेकिन अगर आपका प्राइमरी ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो हल्का फुल्का आपका सेकेंडरी ब्रेन अभी भी काम कर रहा है। इसे सेकेंडरी ब्रेन कहा जाता है। दूसरा दिमाग, कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेना कि दूसरा दिमाग किसे उपाधि दी गई है, तो आप बताओगे बेटा सेकेंडरी ब्रेन हम स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं। हम स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं क्योंकि, ध्यान से सुनना इस चीज को मैं क्या बोलने जा रही हूं, ब्रेन से भी निकलती हैं नर्व, ब्रेन से भी नर्व्स निकलती हैं जो हमारे ऑर्गन्स तक सिग्नल लेकर आती हैं, लेकर जाती हैं। और ऐसे ही नर्व्स को तंत्रिकाएं, ये देखो ना नर्व, नर्व समझते हो? हमारे शरीर में नर्व का जाल होता है, ये देखो, ये देखो, ये नर्व्स हैं आपकी। कुछ देख रहे होंगे ये ब्रेन से निकल रही है, एक ये देखो ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, दिख रहे होंगे आपको। समझ रहे हैं आप? तो बेटा हमारे बॉडी में होती हैं नर्व्स, तंत्रिकाएं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कुल कितनी तंत्रिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, टोटल कितनी नर्व्स होती हैं, तो बताओगे हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में टोटल 31 पेयर्स नर्व्स होती हैं, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। एक मिनट रुकना, मैं कल का शेड्यूल बता दूं।
चलो सुनो, तो मैंने क्या बोला, अच्छा 31 क्या लिखा, हाँ, कि हमारे ब्रेन से भी नर्व्स निकलती हैं, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व निकलती है। जब टोटल नर्व की बात करते हैं हमारे बॉडी में, तब होती है बेटा 43, टोटल नहीं, टोटल लिखो 43 नर्व्स। टोटल कितनी निकलती हैं, तो कुल नर्व्स निकलती हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों से 43 पेयर्स, 23 जोड़ी नर्व निकलती हैं। अब इन 23 जोड़ी में से, इन 23 जोड़ी में से सॉरी इन 43 पेयर्स में से 43 पेयर्स में, 23 नहीं 43 पेयर्स में से आपका जो 31 पेयर्स होते हैं, 31 पेयर्स, 31 जोड़ी जो नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। किससे निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व, उन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व। और हिंदी में कहा जाता है मेरु रज्जु तंत्रिकाएं, मेरु रज्जु तंत्रिकाएं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलती हैं उनका नाम क्या है, उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। ठीक है, और कितनी होती हैं, 31 जोड़ी। और ब्रेन से जो निकलती हैं, ब्रेन से जो निकलती हैं उन्हें बोलते हैं क्रेनियल नर्व। ध्यान से सुनिएगा, जो ब्रेन से निकलती हैं उन्हें क्रेनियल नर्व कहा जाता है। इन्हें हिंदी में बोलते हैं कंकालीय, कंकालीय, कंकालीय तंत्रिकाएं। और ये कितनी होती हैं, तो 43 माइनस 31, तो कितना बचा, 12। तो 12 जोड़ी नर्व तो आपके ब्रेन से निकलती हैं बच्चों, और 31 जोड़ी आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। एक स्पाइनल नर्व किसे कहते हैं, देखो बेटा, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, देखो ध्यान से देखो इसे, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। इसी स्पाइनल कॉर्ड से ये नर्व नहीं जा रही है, ऐसे जंजाल सा बन रहा है नर्व का। जो ये निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है टोटल, वो निकलती है 31 जोड़ी, पेयर्स में बता रही हूं। और जो ब्रेन से निकलती हैं वो होती हैं 12 जोड़ी। अब ये बताओ कि 12 प्लस 31 कितना हो गया, 43। तो टोटल नर्व्स जो आपके बॉडी में होती है ना, वो होती हैं 43। कभी नहीं सुना कि किसी इंसान की ये वाली नर्व दब गई थी ऐसे सोते समय, तो वो सुबह बेहोश मिला? यार मेरे दिमाग की नसें फट रही हैं यार, ज़्यादा अल्कोहल पी लिया, इंसान की नस फटने से डेथ हो गई। तो सही बात है, ये वही नसें हैं आपकी, ये वही नर्व्स हैं आपकी। क्या करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से डिफरेंट टाइप के मैसेज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाती हैं और लेकर आती हैं। तो बच्चों ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ क्या लगी हुई होती हैं, बोन्स लगी हुई होती हैं, हड्डियां। वो हड्डियों वाले चैप्टर में करवाया जाता है। जब स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ जो हड्डियां होती हैं उन्हें नाम दिया जाता है वर्टिब्री, उन्हें कशेरुकी नाम दिया जाता है, कशेरुकी। इन्हें 3-4 हिस्सों में बांटते हैं, वो सब बताएंगे। एक होते हैं थोरेसिक वर्टिब्री, एक होते हैं लंबार वर्टिब्री, फिर ये सारी सब चीजें, ये वर्टिब्री और या फिर ये बैकबोन जो है, इसे डिटेल में पढ़ा जाता है कहाँ पर, स्केलेटल सिस्टम में। जब मैं आपको कंकाल तंत्र पढ़ाऊंगी तब मैं इसे वहां पढ़ाऊंगी। बस स्पाइनल कॉर्ड में आपको इतने ही पॉइंट नोट करने हैं कि स्पाइनल कॉर्ड लड़कों में 45 सेंटीमीटर का, लड़कियों में 43 सेंटीमीटर का। इससे स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। इसे सेकेंडरी ब्रेन की उपाधि दी गई है कि जब आपका प्राइमरी ब्रेन हल्का फुल्का काम नहीं करता तब भी सेकेंडरी ब्रेन काम करता रहता है। इससे टोटल नर्व्स निकलती हैं, वो कितनी निकलती हैं, वो स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं, 31 जोड़ी निकलती हैं। और अब एक आ रही होगी वो हाथ के इस हिस्से तक आ रही होगी, तो अगर इस हिस्से को आपने कहाँ दिया, गर्म पानी की बाल्टी में दिया, तो हाथ का ये हिस्सा यहां से वो नर्व सिग्नल लेकर जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड बोलेगी अरे हटाओ, गर्म पानी की बाल्टी है। आपको दर्द महसूस करवाएगा ब्रेन, लेकिन गर्म पानी की बाल्टी से हाथ आप उठाओगे। एक नर्व निकल रही होगी यहां से स्पाइनल कॉर्ड से गाल पे, तो कोई गाल पे चांटा मारने वाला होगा, तुरंत आप ऐसे हटा लोगे। तो इस तरीके की जो एक्शंस होती हैं उन्हें रिफ्लेक्स एक्शंस, उन्हें प्रतिवर्ती क्रियाएं बोलते हैं। और इन प्रतिवर्ती क्रियाओं को करवाने वाला जो नर्वस सिस्टम का हिस्सा है उसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं।
और जो बाकी के फंक्शन पढ़ाए मैंने ब्रेन के, वो ब्रेन के पार्ट्स करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो हिस्सों का बना हुआ है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों मैंने पढ़ा दिए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों पढ़ा दिए मैंने। अब कल क्या पढ़ाऊंगी? कल सीएनएस कंप्लीट हो गया, कल थोड़ी सी बात एएनएस के बारे में करेंगे और पीएनएस के बारे में करेंगे। इनको डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, डिटेल में पढ़ते हैं एमबीबीएस वाले बच्चे। आपको सिर्फ इनके फंक्शंस और कुछ बातें बताऊंगी और फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है ये पढ़ेंगे हम कल की क्लास में, कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्या होती है ये बताएंगे। 43 जोड़ी का मतलब 86, यस बेटा पेयर्स में लिखा जाता है। फिर कल पढ़ाऊंगी मैं आपको ये क्या है, ये एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। क्या होता है एक्सॉन? मैंने कहा ना नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन है। इसी न्यूरॉन से आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना है। तो भाई न्यूरॉन तो पढ़ना पड़ेगा ना, न्यूरॉन्स के थ्रू ही मैसेज जा रहे हैं। मैं अगला सेंटेंस क्या बोलने वाली हूं, ये मेरा न्यूरॉन मेरे ब्रेन से सिग्नल लेकर आ रहा है कि ये सेंटेंस बोलना है अगला। तो जिसके थ्रू आ रहा है मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे आपने मुझे मैसेज करा, कहां पर करा? फेसबुक पे करा, तो फेसबुक के थ्रू मेरे पास मैसेज पहुंचा, या आपने किसी को डाक भेजी, किसी को कॉरियर की कोई चीज, तो बेटा उसे डाक घर में देकर आए। ऐसे ही हमारे बॉडी के पार्ट्स और ब्रेन के पार्ट के बीच में जो एक मीडियम है ना कम्युनिकेशन का, वो है न्यूरॉन, वो है न्यूरॉन। ये मैसेज लेकर आते रहते हैं, घूमते रहते हैं न्यूरॉन। ठीक है, तो ये बेटा कल आपकी ऑन टाइम क्लास होगी बेटा, कोई छुट्टी नहीं है, कोई कल भी क्लास होगी। कल इस न्यूरॉन को खत्म करते हैं पढ़ के, नहीं होगा तो परसों खत्म हो जाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा मैम ब्रेन की बीमारी करवाऊंगी जब डिजीज चैप्टर करवाऊंगी तब। एक कह रहा है बोन मैरो क्या होता है, रोहित बोल रहे हैं। बेटा रोहित, जो लंबी लंबी हड्डियां होती है ना ऐसे, इन हड्डियों के बीच में, हड्डियां खोखली होती हैं, सुना है बचपन से? हड्डियों के बीच में ये जो खोखला सा पार्ट पड़ा होता है ना, इसे बोन मैरो, इसे अस्थि मज्जा कहा जाता है बेटा। ठीक है, तो आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए इतने दिन के लिए, और कल हम आपको, अविनाश कह रहे मैम बुक कब तक आएगा? कौन सी बुक, किस किताब की बात कर रहे हो आप? हाँ जी, लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन होती है। हाँ, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कल पढ़ाए, कल हो जाएगा, कल न्यूरॉन हो जाना चाहिए। थोड़ा लंबा क्लास ले लेंगे तो हो जाएगा कल। चलिए फिर, गुड नाइट, टेक केयर। किसी का कोई डाउट है तो अच्छे से डाउट नोट कर लेना, जब आप कहोगे उस दिन मैं डाउट क्लास ले लूंगी।